नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हमने पादपों के आवास के बारे में पढ़ा था। पिछली क्लास में हमने जो भी पढ़ा था वो पादपों के आवास और अनुकूलन के बारे में पढ़ा था। तो हमारा टॉपिक था पादप और जंतुओं का अनुकूलन, जिसमें हमने पादपों का अनुकूलन कम्प्लीटली पढ़ लिया था। आइए बात करते हैं आज जंतुओं के आवास एवं अनुकूलन के बारे में। हालांकि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम जब साइंस पढ़ ही रहे हैं तो हमें कम्प्लीटली हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। आइए बात करते हैं जंतुओं के आवास अनुकूलन के बारे में। तो जंतुओं को आवास के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है जलचर, दूसरा है स्थलचर और चौथा है नभचर। जैसा कि हम ऐसी चीज़ों को छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं, एक बार फिर इसको अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जलचर के बारे में। देखिए जलचर क्या होते हैं। जलचर जलीय आवासों में पाए जाने वाले जंतु जलचर कहलाते हैं। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है, कोई बड़ी बात नहीं है। इन जंतुओं का शरीर धारा रेखीय होता है। देखिए यहाँ गलत छपा है, इन जंतुओं का शरीर जो है वो धारा रेखीय होता है। ठीक है, यहाँ नीचे लिख देता हूँ मैं, धारा रेखीय। धारा रेखीय का क्या अर्थ हुआ? इनका शरीर धारा रेखीय इसलिए होता है क्योंकि समुद्र के पानी में रहने वाले जितने भी जीव होते हैं उनका जनरली आकार का जो ऊपर की त्वचा है वो धारा के साथ में चलने वाली उसके अनुरूप होती है, जिससे धारा को काटे नहीं वो, इसीलिए वो आसानी से जल के अंदर तैर पाते हैं, अन्यथा नहीं तैर पाते हैं। तो इसे संरचना को कहा जाता है धारा रेखीय संरचना। तो इनका शरीर जो होता है वो कैसा होता है? धारा रेखीय होता है। और श्वसन के लिए गलफड़े पाए जाते हैं। जानते हैं मछलियों में गलफड़े पाए जाते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण है जैसे मेंढक, मछली और समुद्री कछुआ। तो ये इसके उदाहरण हो गए, कोई बड़ी बात नहीं है। इस टॉपिक में हम अच्छे से समझ सकते हैं इस चीज़ को। चलिए आगे बात करते हैं स्थलचर के बारे में। स्थल पर पाए जाने वाले जंतु स्थलचर कहलाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और इन्हें 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं मरुस्थलीय जंतु। देखिए मरुस्थलीय जंतु क्या होंगे? इन जंतुओं का शरीर का रंग भूरा मिट्टी जैसा होता है। जितने भी रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाने वाले जीव होते हैं उनका जो रंग है वो कैसा होता है? भूरा होता है, मिट्टी जैसा होता है। और जंतुओं का मल ठोस और मूत्र गाढ़ा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो कम से कम पानी को वेस्टेज करना चाहेंगे, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में, रेगिस्तानी क्षेत्रों में जो पानी है वो उसकी किल्लत होती है, पानी बहुत कम होता है। तो उनका जो मल होता है वो ठोस होता है। ठोस क्यों? क्योंकि वो मैक्सिमम पानी उसमें से चूस लेते हैं, मतलब खींच लेते हैं, या पानी की मात्रा को कम से कम शरीर से बाहर निकालते हैं। तो उनका मल हो जाता है ठोस और मूत्र होता है गाढ़ा, क्योंकि वो पानी को बचाना चाहते हैं। और इन जंतुओं की क्या विशेषता? देखिए इन जंतुओं में जल भंडारण अंग होते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था, जैसे ऊँट, हमने छोटी क्लासों में पढ़ा था, जो ऊँट है वो रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। रेगिस्तान का जहाज क्यों कहलाता है? क्योंकि उसकी रेगिस्तान के साथ में अनुकूलताएं जो है वो बहुत ही ज़्यादा अनुकूल है उस क्षेत्र के अंदर, इसलिए इसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। उसके जो पैर हैं वो गिद्देदार होते हैं, जिससे वो रेत में धंसते नहीं हैं, और ये कई दिनों तक पानी पिए बगैर रह सकता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जल भंडारण अंग होता है, जिससे वो जल को बार बार काम में लेता रहता है। तो इसलिए वो हफ्ते भर तक पानी की उसको आवश्यकता नहीं होती है, जो कि सबसे बड़ी अनुकूलता है। ठीक है, और जो भी जीव होते हैं, जैसे अपन छिपकली कह सकते हैं, रेगिस्तानी छिपकली, उसका रंग भी देखना भूरा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भूरा रंग वो शिकारियों से बचाने के लिए उनका रंग भूरा होता है। कोई शिकारी उनका शिकार नहीं करे, भूरा रंग रेत में दिखता नहीं है। और वाइपर वगैरह काफ़ी स्नैक भी आते हैं, उनका रंग भी भूरा होता है। इनके उदाहरण है कुछ जैसे फाइनोसोमा, जंगली चूहा, मोलोक आदि। ठीक है, ऊँट, फाइनोसोमा, जंगली चूहा और मोलोक आदि। ये मोलोक की सबसे बड़ी विशेषता बता रहा हूँ आपको मैं, हालांकि इसका डायग्राम मैं इसमें नोट्स में नहीं डाल पाया, लेकिन फिर भी आप इसको समझ लीजिए। मोलोक की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ये छोटा सा एक अपने गिरगिट जैसा कह सकते हो, ये जैसे ही पानी के अंदर खड़ा हो जाए ना, इसके पैर ही पानी में रख देना, तो इसके पैरों के द्वारा उसके शरीर के आवरण से होता हुआ जो पानी है वो उसके मुख तक पहुँच जाता है। ठीक है, ये सबसे बड़ी विशेषता है इसकी कि वो सिर्फ पानी के अंदर खड़ा होता है और उसके पैरों से पानी शुरू होता है और उसके पूरे शरीर पर पानी फैल जाता है। ये मोलोक की सबसे बड़ी विशेषता होती है। दूसरी बात करते हैं, ये तो हो गई रेगिस्तानी। दूसरी बात करते हैं शीत आवासीय जंतु। तो शीत आवासीय नाम से पता चल रहा है, शीत ठंडे प्रदेशों में, कम तापमान और बर्फीले क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतु इस श्रेणी में आते हैं। और इन जंतुओं के शरीर पर घने बाल होते हैं, जैसे ध्रुवीय खरगोश, ध्रुवीय भालू और मस्क बैल। ठीक है, भैंसे जैसा होता है। तो आप ध्रुवीय खरगोश देख लेना, इसके शरीर पर बहुत बाल है। ध्रुवीय भालू भी देख लीजिए, और ये सफ़ेद रंग के होते हैं जनरली, ये भी अपनी शिकारियों से बचने के लिए इनका रंग सफ़ेद होता है। ठीक है, और एक कम तापमान पर रहते हैं। उनके रहने के पीछे इनकी अनुकूलता का कारण होता है इनके शरीर पर घने बाल, जो उसको गर्म बनाए रखते हैं। देखिए ये हो गया स्थलचर। फिर लास्ट पॉइंट आता है नभचर।
तो नभचर, वायु में उड़ने वाले जंतु नभचर कहलाते हैं और इनकी हड्डियाँ खोखली होती है। देखिए सबसे बड़ी विशेषता है जीव जंतु, चिड़िया, कबूतर, कौवा ये आकाश में उड़ पाते हैं क्योंकि इनकी हड्डियाँ खोखली होती है और हल्की होती है। ये सबसे बड़ा इनका कारण होता है। हम क्यों नहीं उड़ सकते? हमारे शरीर की हड्डियाँ ठोस होती है और खोखली भी नहीं होती है, भारी होती है। और भोजन ग्रहण करने के लिए इनमें चोंच पाई जाती है, ठीक है। और जैसे चिड़िया है, बाज, तोता, कौवा, मोर आदि, तो ये किस कैटेगरी में आएंगे जंतु? ये आएंगे नभचर में। अब एक टॉपिक क्लास में छोटा सा टॉपिक है, इस टॉपिक को देख लीजिए क्या है। सिर्फ एक लाइन है ये। देखिए द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति आपने कभी देखा होगा कि भाई जो आम होता है, आम का वैज्ञानिक नाम होता है मेजिफेरा इंडिका। मेजिफेरा इंडिका नाम होता है। तो ये देखिए आम का ये मेजिफेरा इंडिका जो है ये वैज्ञानिक नाम है। और ये वैज्ञानिक नाम देने का सबसे पहले जो काम किया गया था वो कैरोलस लीनियस द्वारा किया गया था। यानी द्विनाम पद्धति का जो जनक है वो हो गया कैरोलस लीनियस। भाई संसार के अंदर इतने जीव जंतु हैं, सब जीव जंतुओं का नाम देना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो इन्होंने एक तरीका बताया, एक सिस्टम बताया जिसके द्वारा सभी पादपों का, जीव जंतु का नामकरण किया जा सकता है। और उसी का नामकरण करने की जो पद्धति है उसको कहा जाता है द्विनाम पद्धति, क्योंकि इसके अंदर दो नाम होते हैं, पहला और दूसरा। पहला आई थिंक जाति को बताता है और दूसरा जो है वो वर्ग है, ठीक है। तो ऐसा कुछ है इसके अंदर। तो ये हो गया कैरोलस लीनियस जो है इसका जनक होता है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।